ट्वेल्थ के क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है वो सीखे थे। तो याद होगा, अगर वीडियो अच्छे से देखे होइएगा और अच्छे से थ्योरी को पढ़े होइएगा। तो कल हमने कहा था कि रेट एक्सप्रेशन करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है, एक कंसंट्रेशन का चेंज और एक टाइम इंटरवल। हमने ये भी कहा था कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो ऐसे केस में रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन हम करते हैं वो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। और ऐसे कंडीशन में अगर आप रेट कैलकुलेट करिएगा तो किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के टर्म में क्या होगा, सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अलग अलग है, तो ऐसे कंडीशन में कल हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि रेट जब भी एक्सप्रेस करें आप, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी रेट का एक्सप्रेशन किया जाए तो जिस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उसके रेट एक्सप्रेशन में नीचे रेसिप्रोकल के रूप में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। अगर अलग अलग लिखते हैं आप, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो उस कंडीशन में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल रेट लिखते हैं या मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक साथ कोरिलेट करते हैं, इक्वेट करते हैं अगर रेट एक्सप्रेशन को, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, देना होगा। और वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में यूज़ किया जाता है वो हमेशा रेसिप्रोकल के फॉर्म में होगा, नीचे लगेगा। इस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे उसके रेट एक्सप्रेशन में लिखा जाएगा। ये सारा काम हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। आज हम लोग रिएक्शन का जो रेट है उसका यूनिट एक बार देख लेते हैं, जो सवाल जो बनवाएंगे आपसे हम न्यूमेरिकल्स में यूनिट भी लिखना पड़ता है। एक्सप्रेशन आप सीख लिए, अब हम थोड़ा यूनिट के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लिखे थे, आपको याद होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन हमने कहा था आपको कि ये मोलर कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन का मतलब मोलर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम टेकन बराबर फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब चूंकि यूनिट निकालना है तो एक बार गौर से देखें, रिएक्शन के रेट के लिए आपको कंसंट्रेशन का यूनिट पता होना चाहिए और टाइम का भी यूनिट मालूम होना चाहिए। चूंकि कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन है, एक्टिव मास है, इसीलिए इसको मोलरिटी के टर्म में हम लोग मोल पर लीटर में व्यक्त करते हैं। और टाइम इंटरवल है टाइम, तो टाइम का यूनिट सेकेंड, मिनट या आवर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। कंसंट्रेशन का यूनिट और टाइम का यूनिट बराबर, अब यहाँ कंसंट्रेशन का यूनिट अगर हम यहाँ पर दें तो ये फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस होगा उसका यूनिट भी क्या हो जाएगा, बराबर मोल पर लीटर अपॉन, अब टाइम का डिफरेंस जो है
मान लीजिए 20 सेकेंड और 10 सेकेंड का जो डिफरेंस होगा वो भी सेकेंड में ही आएगा, या मिनट का डिफरेंस अगर है, आवर का डिफरेंस, तो डिफरेंस का यूनिट जो है वो वही रहता है। तो यहाँ पर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो बट्टा क्या हो जाएगा टाइम। या आप ये लिख सकते हैं, तो टाइम का यूनिट अगर हम यहाँ पर दे दें तो यूनिट क्या क्या हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, या मिनट हो सकता है, या आवर हो सकता है। तो क्या हो गया रेट का यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा, तब क्या लिखेंगे हम लोग, मोल पर लीटर पर सेकेंड, या और क्या हो सकता है, और मोल पर लीटर पर मिनट, या मोल पर लीटर पर आवर। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, यूनिट ऑफ रेट ऑफ क्या रिएक्शन, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर आवर। आप एकदम याद रखिएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट, उसके कंसंट्रेशन का यूनिट और टाइम के यूनिट का क्या है, रेशियो है। कंसंट्रेशन का यूनिट अगर मालूम हो, टाइम का यूनिट अगर मालूम हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो जाएगा, आसानी से निकल सकता है। अगर मोलरिटी की टर्म में, जो कि कंसंट्रेशन यहाँ मोलर कंसंट्रेशन है, तो मोलर कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पर हो जाता है मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड या मिनट या आवर, वो डिपेंड करेगा कि सवाल में कौन सा यूनिट लिया गया है। सवाल में अगर सेकेंड में टाइम दिया हुआ है तो आप सेकेंड के टर्म में निकालेंगे, अगर मिनट में अगर दे दिया है सवाल तो मिनट के, या आवर में है तो आवर के टर्म यूज होगा। वो सवाल में लिखा रहता है कि किस यूनिट में आपको क्या करना है, निकलना है। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन याद रखिएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट, या मोल पर लीटर पर आवर। कभी कभी क्या होता है कि रिएक्शन गैसियस आपको देकर, और गैसियस रिएक्शन के टर्म में अगर आपको कंसंट्रेशन कोई पूछता है कि गैसियस अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर गैसियस स्टेट में है, तो कभी कभी हो सकता है कि आपको ऐसा भी सवाल मिले जहाँ पर रिएक्शन गैसियस दे दे और वहाँ पर मोलरिटी के टर्म में नहीं देकर पार्शियल प्रेशर के टर्म में देगा। क्योंकि गैसियस रिएक्शन के लिए, गैस के लिए कंसंट्रेशन का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको, यहाँ इसको ध्यान रखेंगे, in case of gaseous reactions, when concentration is expressed in the unit, या in terms of partial pressure, then, तो अगर मान लो कि रिएक्शन गैसियस है और कंसंट्रेशन जो है वो पार्शियल प्रेशर के टर्म में अगर ले लिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर यहाँ पर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन जो है वहाँ पर मोलरिटी नहीं होगा, बराबर हो जाएगा यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर और बटा यूनिट ऑफ क्या टाइम। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर बटा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस जो है वो प्रेशर की यूनिट में ही रहेगा, टाइम का डिफरेंस जानते ही हैं। अब अगर यहाँ पर प्रेशर को हम लोग एटीएम के टर्म में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट में अगर लेते हैं हम, तो यहाँ इसको ध्यान रखा जाए, इफ
पार्शियल प्रेशर इज टेकन इन द यूनिट ऑफ एटीएम। अगर एटीएम यूनिट में लिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यह ध्यान से देखें। तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे हम, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा, एटीएम बट्टा सेकेंड या मिनट या आवर बराबर। आप लिख सकते हैं इसको यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम पर सेकेंड या एटीएम पर मिनट या एटीएम पर आवर। इसको ध्यान रखा जाए। ये आपका यूनिट हो गया रेट का कब। चलिए, तो ये होगा यूनिट रेट रिएक्शन का कब, जब हम कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखें गैसियस रिएक्शन के लिए। इस दोनों चीज़ को अच्छे से जो है आप लोग देख लें। हर हाल में ये याद रखिएगा कि यूनिट जो है रिएक्शन का वो कंसंट्रेशन और टाइम के यूनिट पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। अब सवाल में कंसंट्रेशन किस यूनिट में है, मोलरिटी के टर्म में अगर है तब तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर आवर। कभी कभी क्या करता है कि सवाल आपको जो है वो मोलरिटी में दे देगा, कंसंट्रेशन मोलरिटी में दे देगा, और फिर उसको कहेगा आपको निकालने के लिए इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर या इन टर्म्स ऑफ एटीएम या बार, कोई सा भी प्रेशर का यूनिट। अगर मान लीजिए कि सवाल में एटीएम अगर दिया होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उस समय आप जो है एटीएम पर सेकेंड, एटीएम पर मिनट, एटीएम पर आवर। अगर बार प्रेशर बार के यूनिट में दिया हुआ है तो बार पर सेकेंड, बार पर मिनट या बार पर आवर। एमएम के टर्म में अगर दिया हुआ है तो एमएम पर सेकेंड, एमएम पर मिनट, एमएम पर आवर। मतलब ये हो गया आपको प्रेशर का यूनिट और ये हो गया टाइम का यूनिट। प्रेशर का यूनिट अगर दिया हुआ है सवाल में, टाइम का यूनिट दिया हुआ है, तो प्रेशर का यूनिट अपॉन टाइम का यूनिट ये हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसको अच्छे से सबको क्या करेंगे एक बार देख लीजिए। कभी कभी आपको यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। यूनिट कन्वर्ट करने का मतलब कभी कभी सवाल में आपको दे देगा मोलरिटी के टर्म में और पूछेगा अगर मान लीजिए पार्शियल प्रेशर के टर्म में, तो वहाँ पर कुछ परेशानी हो सकता है, वो भी हम बता देते हैं, उसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए, यूनिट कन्वर्शन। अपने 11th में गैसियस स्टेट में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़े हुइएगा। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन याद होगा आप सबको, पीवी बराबर NRT, n नंबर ऑफ मोल्स, R इज द गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन, V इज द वॉल्यूम इन लीटर, एंड P अगर प्रेशर का यूनिट जो भी आप लें। तो यहां से पी भी बराबर एनआरटी हो गया, जहां पी बराबर प्रेशर ऑफ क्या गैस, बी बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर, एन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या गैस, एंड टी बराबर एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर इन केल्विन, एंड दिस इज आर द गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू वगैरह भी आपको बताए हुए हैं। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं P बराबर N बट्टा V इंटू आर टी। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज वॉल्यूम इन लीटर, सो P बराबर C इंटू आर टी। क्यों? तो यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा,
n बट्टा v, और n बाई v का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर नंबर ऑफ मोल्स बट्टा वॉल्यूम इन लीटर बराबर मोल बट्टा लीटर, मोल पर लीटर। और इसी को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन लिखिए या सीधे कंसंट्रेशन बराबर मोलर कंसंट्रेशन, याद रखिएगा। सो C इज द मोलर कंसंट्रेशन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स टू क्या, वॉल्यूम इन लीटर। अब यहाँ पर P बराबर क्या हो गया, CRT। C is the concentration, that is molar concentration, R gas constant, T absolute temperature, P is the pressure। अगर हम यहाँ पर एक टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम चेंज अगर हम बात करें, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम प्रेशर और कंसंट्रेशन को अगर चेंज करें तो हम लिख सकते हैं, और चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में प्रेशर में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन भी क्या होगा, चेंज होगा, बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज द कांस्टेंट। सो आर, और किसी दिए हुए रिएक्शन के लिए टेम्परेचर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आर इंटू टी। सो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बराबर डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इंटू आर टी। अब यहाँ पर ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या, मोलर कंसंट्रेशन, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या, पार्शियल प्रेशर, एंड दिस इज द गैस कांस्टेंट, दिस इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये दिस वन पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज रेट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, दिस वन ये क्या है, रेट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, दिस इज आर गैस कांस्टेंट, दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो यहां पर एक फॉर्मूला आ गया, दिस इज रेट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर बराबर रेट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोलरिटी, मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी। ये फर्क, इसको याद रखिएगा। अगर सवाल में पार्शियल प्रेशर के टर्म में अगर दिया हुआ है और अगर मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में कहा है रेट निकालने के लिए, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम लोग, रेट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन बराबर रेट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर अपॉन आर इंटू टी। ये ध्यान रखिएगा, अगर आर का वैल्यू मालूम हो, टी अगर दिया हुआ है, तो मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में अगर आप रेट निकालना चाहते हैं तो वो एक डिवीजन रेशियो हो जाएगा किसका, पार्शियल प्रेशर के टर्म में जो रेट निकला है वो, और आर और टी का वैल्यू यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। आप सवाल देख लेंगे कि किसी किसी सवाल में, जनरली सवाल में आपको ये कन्वर्सन फैक्टर नहीं रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको सवाल में दे देगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कंसंट्रेशन, और आपको कहेगा कि मोलरिटी के टर्म में निकालो। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में दे दिया है और कह रहा है मोलरिटी के टर्म में, तो ये फार्मूला लगाइएगा, रेट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा वो जो पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में दिया हुआ है रेट अपॉन आर इंटू टी। अगर सवाल में रेट दे दिया है मोलर कंसंट्रेशन के टर्म में और पूछ रहा है कि एटीएम के टर्म में निकालिए, तो फिर यहाँ से आएगा रेट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर
बराबर रेट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, आर इंटू टी से। आर का वैल्यू आपको मालूम होगा, आर का बहुत सारा वैल्यू है। आर का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है कि किस यूनिट में वॉल्यूम लिए हैं, किस यूनिट में किस यूनिट में आपको प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स का फिक्स यूनिट होता है, नंबर ऑफ मोल्स मोल के टर्म में, और टेम्परेचर हमेशा केल्विन के टर्म में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारा का सारा इसलिए बता रहे हैं कि कुछ सवाल ऐसा मिलेगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जिसमें कहीं कहीं पर आपको ये कन्वर्सन फैक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है। यूनिट अगर आप सीख लिए, यूनिट अगर समझ गए तो सवाल बना सकते हैं, लेकिन सवाल बनाने से पहले आपको एक चीज़ और बताना ज़रूरी है, वो भी बता देते हैं। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये दो तरह का, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो रेट है वो दो तरह का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बारी बारी से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला इसमें है एवरेज रेट ऑफ क्या, रिएक्शन। तो सबसे पहला हम लोग आज शुरू करते हैं फर्स्ट में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ क्या, रिएक्शन। नाम से स्पष्ट है, एवरेज रेट ऑफ क्या, रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आपको अच्छी तरह से मालूम है कैसे निकलता है, क्या है। यहाँ एवरेज वर्ड यूज किया गया है। जैसे मैकेनिकल स्पीड का अगर बात करें, हम फिजिक्स में पढ़ते हुए, मैकेनिकल स्पीड में एक होता है एवरेज स्पीड और एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसने सर्टेन डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया, और उसमें कुछ टाइम इसको लग रहा है। मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और ये डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल कर लिया, मान लीजिए 10 किलोमीटर, और इसमें टाइम अगर लग गया इसको, इस 10 किलोमीटर को ट्रेवल करने में अगर टाइम लग रहा है मान लीजिए 5 मिनट, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक जो ये पहुँचा, यहाँ ए से बी तक या बी से ए तक अगर ये आएगा तो टाइम लगा कितना, 5। तो यहाँ अगर आप स्पीड निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो ये स्पीड जो है वो एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में जो है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो ट्रेवलिंग हुआ है उसमें हो सकता है कि कई जगह पर वो एक्सेलरेट किया हो, कई जगह पर रिटार्डेशन हुआ हो। तो यहाँ से यहाँ तक आपको स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, ये वेरिएबल है, ये चेंज हुआ है। लेकिन एवरेज स्पीड डिपेंड करता है किस पर, फाइनल और इनिशियल टाइम पर, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया उस पर। तो डिस्टेंस यहाँ 10 किलोमीटर है और टाइम लग रहा है 5 मिनट, तो सीधे हम लोग निकालते हैं 10 किलोमीटर बाई 5 मिनट। तो ये इसका निकल जाएगा क्या, एवरेज स्पीड। ठीक है। अब इस 10 किलोमीटर को ट्रेवल करने में अगर कोई पूछे कि क्या ये यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रहा है, तो नो। हो सकता है कि रोड का स्थिति अगर खराब हो तो उस कंडीशन में रिटार्डेशन हुआ हो सकता है कहीं कहीं पर वो एक्सीलरेट किया हो। तो यहाँ से यहाँ तक का जो आप स्पीड निकाल रहे हो वो एक्यूरेट स्पीड नहीं है, वो स्पीड दरअसल क्या है, एवरेज है। एक्यूरेट स्पीड निकालने के लिए आपको एक इंस्टेंट पर क्या करना पड़ेगा, स्पीड निकालना होगा। आप स्पीडोमीटर अगर गाड़ी चलाते हैं, स्पीडोमीटर देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक अगर कोई 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है किसी बाइक से, तो स्पीडोमीटर का रीडिंग जो है वो कभी नीचे आता है, कभी बाहर ऊपर जाता है, मतलब कभी कम होता है, कभी बढ़ता है। तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, ये घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है।
लेकिन अगर कांटे को अगर आप देखें तो जिस पॉइंट पर वो कांटा है अभी, उस पॉइंट पर अगर आप निकालते हैं तो वहां पर वो जो स्पीड निकलेगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड जैसे मैकेनिकल स्पीड में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें रिएक्शन का रेट का, तो रिएक्शन के रेट के साथ भी यही स्थिति है। अगर मान लीजिए कि टाइम इंटरवल आप बढ़ा लेते हैं, लार्ज टाइम इंटरवल में अगर निकालते हैं रेट, तो वो रेट हो जाएगा एवरेज रेट। लेकिन अगर पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आपको कोई कह रहा है रेट निकालो, तो वो जो रेट निकलेगा वो इंस्टेंटेनियस रेट। पहले हम लोग एवरेज रेट को देखते हैं। एवरेज रेट को तब क्या डिफाइन करेंगे हम, the average rate of reaction is defined as the rate of change in concentration of any of the reactants or products for a given time interval। मतलब किसी दिए हुए टाइम इंटरवल में जो हम लोग रेट निकालते हैं वो हो जाएगा आपको एवरेज रेट। या आप इसको ये भी कर सकते हैं और ये भी लिख सकते हो, द रेट ऑफ रिएक्शन measured for a long time or large time interval is called average rate of क्या reaction। मतलब अगर टाइम इंटरवल क्या हो, लार्ज हो जाए, लार्ज टाइम इंटरवल में जो आप रेट निकालोगे वो हो जाएगा एवरेज रेट। जैसे मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन है, मान लीजिए कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, अगर मान लें ये रिएक्शन ए से क्या है, बी है, रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब अगर मान लीजिए कि रिएक्टेंट का बात करें तो टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, घटता है, सबको मालूम है। मान लीजिए कि जब टाइम t1 है, एट टाइम t1 इसका अगर कंसंट्रेशन कितना आ जाए, मान लीजिए कि कंसंट्रेशन है x1, ठीक, उस समय प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, मान लीजिए कि या यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर कंसंट्रेशन को अगर हम यहाँ पर A1 ले लें तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना, B1। और अगर टाइम यहाँ पर T2 हो जाए T1 से, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का घट कर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन A2, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़कर हो जाएगा B2। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस रिएक्शन का रेट यहाँ जो निकलेगा वो क्या हो, कैसा रेट होगा, तो यहाँ टाइम इंटरवल देखिए, ये टाइम इंटरवल है, T1 और T2 दो अलग अलग टाइम पर है। इस टाइम इंटरवल पर अगर आप रेट निकालते हो तो यहाँ ये रेट निकल जाएगा इंस्टेंटेनियस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यहाँ पर मैथमेटिकली आप लिख सकते हैं इसको, मैथमेटिकली एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बराबर change in concentration upon large time interval। बराबर यहाँ लिख सकते हैं आप, change in concentration of any of the reactant or product बटा टाइम टेकन, ठीक है। अब यहां से अगर हम रिएक्टेंट के लिए पहले अगर निकालें
तो फॉर रिएक्टेंट क्या हो जाएगा वो देखें पहले। फॉर रिएक्टेंट के लिए क्या हो जाएगा, रेट एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक, तो यहाँ डिक्रीज हो गया बराबर क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज है तो बताए थे आपको, डिक्रीज के लिए क्या करेंगे, माइनस डेल्टा। ये डेल्टा जो है यहाँ पर ये लार्ज चेंज को इंडिकेट करता है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ क्या ए बट्टा डेल्टा टी। ठीक है, या अगर आप इसको इस तरह से देखें तो ये भी लिख सकते हैं, आर एवरेज बराबर हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन कितना A2, इनिशियल कितना A1 एंड T2 माइनस T1 बराबर इस दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा कंसंट्रेशन है अपॉन डेल्टा टी। और एक माइनस टर्म आपको हम कहते हैं कि यूज करिएगा, क्योंकि रिएक्टेंट का टाइम के साथ कंसंट्रेशन घटता है तो रेट नेगेटिव नहीं हो, रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए एक एडिशनल नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या कर रहे हैं यूज करते हैं। तो ये जो रेट निकला यहाँ दिस वन, ऐसा नहीं है कि ये रेट हम लोग पढ़े नहीं, पिछले क्लास में हमने बताया था आपको, ये जो रेट निकला यहाँ पर ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या रिएक्टेंट। ठीक इसी तरह से प्रोडक्ट का भी निकलेगा। प्रोडक्ट के टर्म में क्या करना है आपको, फॉर प्रोडक्ट, ये भी आपको बताए थे यहाँ। तो अगर हम प्रोडक्ट के लिए निकालें उसी तरह से फॉर प्रोडक्ट क्या करेंगे हम लोग, रेट एवरेज बराबर प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ता है, इंक्रीज होगा बराबर इंक्रीज इन concentration of any of the product upon time taken या टाइम इंटरवल, जो लिखे टाइम टेकन या टाइम इंटरवल। ठीक बराबर, अब प्रोडक्ट के लिए कंसंट्रेशन यहाँ पर चेंज होता है, वो क्या लिखते हैं हम लोग, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन बट्टा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम बराबर फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का कितना लिए थे हम लोग, वो था आपको B2 माइनस B1 बाई T2 माइनस T1 बराबर ये डिफरेंस हो जाएगा। यही जो डिफरेंस है वो लार्ज डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर, चूंकि इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, लार्ज है बराबर प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन B अपॉन डेल्टा टी। सो आर एवरेज बराबर क्या हो गया, आर एवरेज बराबर हो जाएगा, आर एवरेज बराबर क्या हो गया, प्लस डेल्टा कंसंट्रेशन B अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर ये है क्या, ये क्या निकाले, ये पिछले क्लास में भी हम निकाले थे, लेकिन वहाँ हमने ये नहीं कहा था कि यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या लिया गया है। अब जब ये क्लियर है कि टाइम इंटरवल लार्ज है, डेल्टा यूज किया गया है यहाँ पर, जहाँ कहीं भी पूरे रेट एक्सप्रेशन में डेल्टा टर्म यूज होगा, ये सिंबल इंडिकेट करेगा लार्ज चेंज को, चाहे वो कंसंट्रेशन का हो चाहे वो टाइम का हो। अब यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या प्रोडक्ट, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो ओवरऑल अगर इस रिएक्शन का अगर हम बात करें फॉर ओवरऑल रिएक्शन, तो रेट एवरेज बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस कंसंट्रेशन डेल्टा ए बट्टा डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा बी बट्टा डेल्टा टी। ये हो गया आपको ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन।
और यहाँ पर ये रेट एवरेज है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज एवरेज रेट ऑफ क्या रिएक्शन। ये क्या है, ये भी आप जानते हो, ये हो गया आपको एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और ये हो गया आपको दिस इज एवरेज, दिस इज एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या प्रोडक्ट। सो चूंकि यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, नंबर ऑफ मोल्स चूंकि दोनों का एक एक है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू एवरेज रेट का रिएक्टेंट के लिए आएगा वही एवरेज रेट होगा किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए भी। तो ये याद रखिएगा कि डेल्टा टर्म जहाँ भी इंडिकेट करेगा, सिंबल यूज होगा, वो सब का रिप्रेजेंट करेगा किसको, एवरेज रेट को, लार्ज चेंज। अब यहाँ पर एवरेज रेट जो हम लोग लिखे हैं, तो इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, आर एवरेज बराबर डेल्टा एक्स बट्टा डेल्टा टी। इन जनरल हम लोग इसको लिख सकते हैं, याद रखिएगा, इन जनरल वी कैन राइट आर एवरेज बराबर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जहां जहां डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, वेयर डेल्टा एक्स बराबर लार्ज चेंज इन कंसंट्रेशन एंड डेल्टा टी बराबर लार्ज टाइम इंटरवल। तो लार्ज टाइम इंटरवल में जो रेट निकलेगा किसी रिएक्शन का वो हो जाएगा एवरेज रेट। और यहीं पर अगर हम डेल्टा टी को बहुत छोटा कर दें, जैसे कि अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड आप निकालते हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या निकालते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जब हम कभी भी स्पीड निकालते हैं तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वो एक्यूरेट होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम पर निकाला गया है। तो जो फर्क मैकेनिकल स्पीड में होता है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का, वही फर्क हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको हमने बता दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल इज नोन एज एवरेज स्पीड। एंड अगर यहीं पर इंटरवल ऑफ टाइम क्या कर दिया जाए, इंस्टेंट कर दिया जाए, वेरी स्मॉल या इनफाइनेटसिमली स्मॉल, दैट इज अगर मान लो कि डेल्टा टी अप्रोच करे जीरो को, डेल्टा टी टेंस टू क्या जीरो, तो उस कंडीशन में एवरेज जो रेट है रिएक्शन का वो अप्रोच कर जाएगा किसको, इंस्टेंटेनियस रेट को। तो एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट कब बन जाएगा, जब डेल्टा टी अप्रोच करेगा किसको, जीरो को, मतलब इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज, इनफाइनाइट स्मॉल टाइम इंटरवल में अगर हम चेंज निकालें तो वहाँ चेंज भी हो जाएगा इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। और उस कंडीशन में अगर कोई पूछता है कि बताओ रेट क्या निकलेगा, तो वो रेट हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसका दूसरा टर्म है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड, इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ क्या, रिएक्शन। एवरेज रेट को आप लोग अच्छी तरह से क्या करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार वीडियो भी देख लीजिएगा, और थ्योरी में जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। अगले क्लास में जो है हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट का क्या करेंगे, जिक्र करेंगे, और अगले ही क्लास में हो सकता है कि कुछ सवाल वगैरह भी हम लाएंगे, सवाल बनवाएंगे, चूँकि यूनिट आपको हम पढ़ा दिए हैं, यूनिट सिखा दिए हैं, एवरेज रेट क्या है वो भी बता दिए हैं। अब तक जो भी हमने जो एग्जाम्पल दिया था पिछले क्लास में, वो सारा का सारा क्या था, वो सारा का सारा एवरेज रेट ही था। आप देखिए कॉपी निकाल के कि जहाँ कहीं भी हमने रेट का एक्सप्रेशन किया इससे पहले, वो सब का सब क्या था, लार्ज टाइम इंटरवल के लिए वो वहाँ पर जो रेट निकला था वो एवरेज रेट था। अब अगले क्लास में जो रेट हम लोग यूज़ करेंगे वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट।
इससे पहले इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करके थ्योरी को अच्छे से पढ़ के, वीडियो अच्छे से देखकर, और तब अगले क्लास में तैयार रहिएगा। इसको भी पढ़ाएंगे और कुछ सवाल भी लाएंगे हम। सवाल का शुरुआत हो सकता है अगले क्लास में हम कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।